हेलो गाइस, जैसे कि हमने 10th क्लास के जो वीडियोस डालने का सिलसिला शुरू किया था, अब हम 4th चैप्टर पे पहुंच गए हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर किया रियल नंबर, सेकंड चैप्टर किया पॉलिनोमियल, थर्ड चैप्टर किया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जो थर्ड चैप्टर था उसका थोड़ा कंटेंट लंबा था, इसलिए हमें उसके दो वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 करके बनाने पड़े और मुझे लगता है कि आपको इसका काफी बेनिफिट मिला होगा। और अब हम 4th चैप्टर पे चलते हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर चलते हैं। आप अपने पेन कॉपी उठाइए और सबसे पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे और आप अगले चैप्टर को देखने के लिए आपको समय पे पता चल जाए। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं, चैप्टर को शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले क्या है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको मैं पहले भी बता चुका हूं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? एनी स्टेटमेंट विच इन्वॉल्व्स द साइन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इन चार सिंबल को जो स्टेटमेंट इन्वॉल्व करती है उसको क्या बोलते हैं हम? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसमें प्लस का साइन होना चाहिए या फिर माइनस का, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का। जैसे फॉर एग्जांपल ये है मेरे पास 5x² प्लस 3/7y माइनस 8। ये मेरे पास कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, दोबारा फिर से सुनिए इसकी डेफिनेशन। एनी स्टेटमेंट विच इन्वॉल्व्स द साइन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसके बाद है नेक्स्ट इक्वेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद क्या बनता है? इक्वेशन। देखिए इक्वेशन क्या होता है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कनेक्टेड विद द साइन ऑफ इक्वालिटी। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कनेक्टेड विद द साइन ऑफ इक्वालिटी। ये देखिए, ये कोई मेरे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, जब ये इक्वल के साइन के साथ जुड़ा तो क्या बन गया? इक्वेशन। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कनेक्टेड विद द साइन ऑफ इक्वालिटी। ऐसा कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो इक्वल के साथ जुड़ जाए उसको क्या बोल देते हैं? इक्वेशन। याद रखिए बात को, पहले क्या था? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और जब कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल के साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा? इक्वेशन। ठीक, बात समझ आ गई? अब चलते हैं आगे कि इक्वेशंस होती कितने टाइप की है। तो इसको जैसे पोलिनोमियल है तो उसी तरीके से इक्वेशंस भी आ गई। तो इक्वेशन में पहली इक्वेशन क्या है? जैसे लीनियर इक्वेशन, जो थर्ड चैप्टर था उसमें किया था लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। उस टाइम भी मैंने बताया था लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं। तो लीनियर इक्वेशन में क्या है? लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल के भी हो सकते हैं और 2 वेरिएबल के भी हो सकते हैं। ठीक है, जिसमें एक वेरिएबल हो या 2 वेरिएबल हो। तो लीनियर इक्वेशन में आपके पास आएगा एन इक्वेशन ऑफ द टाइप ax plus b equal to 0, a not equal to 0, having 1 as the degree of the equation. Here x is a variable, a and b are constants. ये देखो, ये मेरे पास क्या है? एक इक्वेशन, एन इक्वेशन ऑफ द टाइप, इस टाइप की कोई इक्वेशन। एन इक्वेशन ऑफ द टाइप ax plus b equal to 0, a not equal to 0। ये जो a है, x का जो कोफिशिएंट है, इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाती है तो b इक्वल टू 0, तो हमारे पास ये जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, वैल्यू b कांस्टेंट बचेगा और वो इक्वल टू 0, तो फिर ये इक्वेशन होल्ड नहीं करेगी। इसके लिए क्या करना है कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और x की पावर कितनी होनी चाहिए? 1। इसको क्या कहते हैं हम? लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस हैं या रूट्स हैं वो कैसे निकाले जाते हैं? हमारे पास ax प्लस बी इक्वल टू 0 है। अब मैं यहां से क्या लिख सकता हूं? ax प्लस बी इक्वल टू 0, ax इक्वल टू माइनस बी, x इक्वल टू माइनस बी अपॉन a। ये x की वैल्यू आई और ये रूट है मेरे पास, ये देखो ये आ गया। तो रूट्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन क्या हुआ? माइनस बी अपॉन a, या फिर माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। समझ आ गया ये कि एक ऐसी इक्वेशन जो ax प्लस बी इक्वल टू 0 इस फॉर्म में हो बट a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, इसको क्या कहते हैं हम? लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आया हमारा अगला टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है नेक्स्ट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो मेन चैप्टर है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम सीधा उसी के ऊपर आते हैं। पहले क्या किया हमने? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की स्टेटमेंट क्या बताई? इक्वेशन क्या बताई मैंने? उसकी डेफिनेशन क्या है? सॉरी,
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एनी स्टेटमेंट विच इन्वॉल्व द साइन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, उसको क्या कहते थे? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। उसके बाद था इक्वेशन, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कनेक्टेड विद द साइन ऑफ इक्वालिटी, कोई ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो इक्वल के साथ जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा? इक्वेशन। ठीक है। उसके बाद क्या था? लीनियर इक्वेशन, एन इक्वेशन ऑफ द टाइप ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, कोमा ए नॉट इक्वल टू 0, इसे क्या कहेंगे हम? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। फिर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एन इक्वेशन ऑफ द टाइप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, कोमा ए नॉट इक्वल टू 0, एन इक्वेशन ऑफ द टाइप क्या? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, कोमा ए नॉट इक्वल टू 0। ये देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, कोमा ए नॉट इक्वल टू 0। अरे ए नॉट इक्वल टू 0, फिर वही बात, अगर ए की वैल्यू 0 हुई तो क्या बचेगा मेरे पास? बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये कौन सा कौन सी इक्वेशन बन गई? ये क्वाड्रेटिक ना होकर के फिर लीनियर बन जाएगी। इसलिए ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, 0 से कम ज्यादा कुछ भी हो पर 0 नहीं। समझ आ गई बात? नेक्स्ट चलते हैं, इसमें जो हाईएस्ट पावर होती है वो 2 रहेगी, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इसमें a है, x का कोएफिशिएंट b है और c एज ए कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, a b c जो होते हैं ये इसमें क्या होते हैं? रियल कांस्टेंट्स होते हैं। ठीक है, बाकी आगे इसमें रूट्स, x की वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो रूट्स निकालने के लिए जितनी पावर होती है उतनी x की वैल्यू आती है। मान लीजिए पावर 1 है तो आपके पास एक रूट आएगा, पावर 2 है तो आपके पास x की 2 वैल्यूज आएंगी, मतलब 2 रूट्स होंगे, पावर 3 है तो उसमें 3 रूट्स होंगे। अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें 2 रूट्स होंगे। ठीक है, मान लीजिए एक रूट का नाम है x, एक रूट का नाम है अल्फा और दूसरे का नाम रख लेते हैं बीटा। लेट अल्फा कोमा बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, कोमा ए नॉट इक्वल टू 0। इसके 2 रूट्स का नाम रख दिया मैंने, एक का नाम रखा अल्फा, दूसरे का नाम रख दिया बीटा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अल्फा प्लस बीटा, ये जो 2 रूट्स होंगे उनका सम किसके बराबर होगा? बिना निकाले हुए भी हमें पता चल जाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स को, दोनों x की वैल्यू को ऐड करने पर क्या आता है? माइनस बी अपॉन ए। क्या आता है? माइनस बी, ये वाला बी, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, उन दोनों रूट्स को अल्फा बीटा दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? मल्टीप्लाई करने पर आता है c अपॉन ए, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। समझ आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ऐसी कोई इक्वेशन, कैसी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, कोमा ए नॉट इक्वल टू 0। हाईएस्ट पावर कितनी रहेगी? 2। ए बी सी क्या होंगे? रियल कांस्टेंट्स। ए जो है वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, बी जो है वो एक्स का कोएफिशिएंट है और सी कांस्टेंट टर्म होती है। ठीक है, और इसमें सम ऑफ रूट्स जो होता है वो आता है माइनस बी अपॉन ए, मींस माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। उसके बाद क्या था? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, मींस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे आ गया आपके पास क्यूबिक इक्वेशन। आगे क्या आ गया? क्यूबिक इक्वेशन। अब क्यूबिक इक्वेशन में देखो, क्यूबिक इक्वेशन में क्या क्या होता है? क्यूबिक इक्वेशन में एन इक्वेशन ऑफ द टाइप ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, कोमा ए नॉट इक्वल टू 0। यहां भी वही बात आ गई, ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर ए की वैल्यू 0 हुई तो हमारे पास बनेगा बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। तो ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी? ये बन जाएगी क्वाड्रेटिक। इसलिए क्यूबिक बनने के लिए ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। हाईएस्ट डिग्री क्या होती है इसमें? 3। हाईएस्ट डिग्री क्या होती है? 3। और वेरिएबल क्या रहेगा इसमें? x। ए बी सी और d क्या होंगे? रियल कांस्टेंट्स। a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, b क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x और d क्या है? कांस्टेंट टर्म। अब पावर कितनी है इसकी? हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3। हाईएस्ट डिग्री कितनी? 3। अब हमारे पास जो रूट्स निकलेंगे वो रूट्स कितने होंगे इसके? रूट्स होंगे इसके फिर 3। जितनी आपके पास डिग्री है उतने उसके रूट्स आएंगे। अब एक रूट का नाम मैंने रखा अल्फा, दूसरे का नाम रखा बीटा, तीसरे का नाम रख दिया गामा। अल्फा बीटा गामा बी द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन, ये मैंने मान लिया। अब सम ऑफ रूट्स, उन रूट्स का सम किसके बराबर होता है? मतलब जो 3 मेरे पास x की वैल्यू आएंगी उनको ऐड करके क्या आता है?
तो उनको ऐड करके आता है माइनस बी अपॉन ए, मीन्स माइनस कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये देखो, ये माइनस बी अपॉन ए, एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट होगा नेगेटिव टाइम एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। फिर उसके बाद है सेकंड, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम मींस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा किसके बराबर आएगा, सी अपॉन ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। फिर उसके बाद आता प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तीनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए, माइनस डी अपॉन ए मींस माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। क्लियर हो गया ये। चलें आगे के ऊपर, चलो जल्दी जल्दी अगले के ऊपर करते हैं। अब देखो मेथड्स किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो मेन चैप्टर है हमारा उसमें क्या क्या रहने वाला है आज। तो मेथड सबसे पहले इसमें क्या है, हमें यह पता करना जरूरी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स क्या क्या है। तो फर्स्ट है फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड आ जाएगा आपके पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर कह लीजिए या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, सेकंड क्या आएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को सेकंड कर लीजिए या कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, तो ये तीन हमारे पास मेथड होते हैं। एक फैक्टराइजेशन मेथड में आप फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर करने के लिए कोई भी वेल नोन आपके पास मेथड है उसको अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना, और भी कई तरीके हो सकते हैं। आपका मेन इसमें मोटो रहेगा कि उसको फैक्टराइज करना है, फैक्टर बनाने हैं उसके। ठीक है, और फैक्टर जो है वो इक्वल टू 0 जैसे ही करेंगे वहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। सेकंड क्या था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, स्क्वायर को कंप्लीट करके। अब मैं ये मेथड भी बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनता कैसे है। सबसे पहले हम ये सीखेंगे, ज्यादातर तो किसी बच्चे ने ये सीखा ही नहीं होता, सीधा फॉर्मूला ही लर्न किया होता है। तो आपने फॉर्मूला लर्न नहीं करना है, आपने मेथड सीखना है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनता कैसे है। और चलो ये करते हैं, पहले फैक्टराइजेशन मेथड के कुछ एक स्टेप्स देख लेते हैं। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या क्या रहेगा, देखो फैक्टराइजेशन मेथड में रहेगा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 कोमा ए नॉट इक्वल टू 0। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसे लिखिए। फिर उसके बाद नाउ स्प्लिट द मिडिल टर्म, आप क्या करिए मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दीजिए। फिर उसके बाद टेक द कॉमन फैक्टर्स आउट एंड सिंप्लीफाई। क्या करेंगे हम, उसके बाद कॉमन फैक्टर्स को निकालेंगे एक बार और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। पुट ईच फैक्टर इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और वो फैक्टर किसके इक्वल हो जाएंगे, 0 के, और वहां से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये तो हो गया सिंपल सा आपके पास फैक्टराइजेशन मेथड। उसके बाद अभी हम सीखते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, इसको हम पहले ड्राइव करेंगे फॉर्मूला को। फॉर्मूला ड्राइव करने का मेथड क्या है, जैसे कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको लिखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 कोमा ए नॉट इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है उसका जो कोफिशिएंट है उसे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। किससे डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से। फिर से कह रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करिए। ये एक्स स्क्वायर था, इसका कोफिशिएंट क्या है, ए से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर क्या बचेगा, ए से ए कैंसिल होगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, बी अपॉन ए एक्स बचेगा प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0। ये आ गया मेरे पास। अब मेन काम यहां से शुरू होता है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर जिसे कहते हैं। ठीक है, इसका आसान तरीका क्या है, सबसे इजी वे मैं आपको बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा आपको, कि ये स्क्वायर वाली टर्म से आपने क्या कर लेना, एक एक्स लिख लेना। स्क्वायर वाली टर्म से एक एक्स लिख लीजिए। ये जो एक्स का कोफिशिएंट है, ये जो एक्स का कोफिशिएंट है इसका हाफ कर दीजिए। एक्स के कोफिशिएंट का क्या कर देना, हाफ करना। तो बी अपॉन ए का हाफ क्या हो जाएगा, बी अपॉन 2a, ये हो जाएगा। इसका क्या कर दीजिए, बाहर से होल स्क्वायर कर दिया, होल स्क्वायर। अब आगे जो कांस्टेंट टर्म है प्लस में लिखिए, माइनस में लिखो, सी अपॉन ए, ये कांस्टेंट टर्म थी। ऑलवेज माइनस करना है आपने, ये जो नंबर लिखा था मैंने अंदर, इसका स्क्वायर बाहर माइनस कर देना है। इसका स्क्वायर क्या कर देना है, बाहर माइनस कर देना, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। अब ऐसा क्यों करेंगे, फिर से देखो, x के कोफिशिएंट से
एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से पहले इक्वेशन को क्या किया, डिवाइड, हमारे पास ये बना। फिर जब कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर वाली टर्म से एक एक्स लिखिए, एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ कर दीजिए, होल स्क्वायर करो, प्लस कांस्टेंट टर्म लिखो और ऑलवेज सब्ट्रैक्ट b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। अब ऐसा क्यों करेंगे, देखिए इसको मैं सॉल्व करके बताता हूं आपको। ये देखो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a की जगह आ गया मेरे पास x और b की जगह मेरे पास आ गया b अपॉन 2a, ये आ गया, प्लस c अपॉन a माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। अब यहां पर देखो इसको क्या आया, एक्स स्क्वायर, तो ये देखो यही है मेरे पास एज इट इज, वही चीज आ गई, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, इसकी अभी बात करेंगे। 2 से 2 कैंसिल हुआ तो मेरे पास क्या बचा, माइनस बी अपॉन ए एक्स माइनस बी अपॉन ए एक्स, ये देखो ये सेकंड वाली टर्म भी आ गई मेरे पास, ये भी निकल गई। फिर क्या है, यहां पर देखो जैसे मैंने इसका स्क्वायर कंप्लीट किया था तो यहां पर एक वैल्यू आई थी, क्या वैल्यू थी, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, इसीलिए यहां पर ये वैल्यू प्लस में आई, तो यहां पर मैंने ऑलवेज सब्ट्रैक्ट करना होता है, क्योंकि स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, यहां माइनस का साइन आएगा नहीं, तो हमें क्या करना है, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्लियर होगी बात, इसीलिए हम लोग जो है जब भी इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं तो बाहर माइनस करते हैं, माइनस बी अपॉन 4a स्क्वायर से, तो मैंने ये कर दिया x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर प्लस c अपॉन a माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ये आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये प्लस का है तो दूसरी साइड माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का तो इस साइड प्लस का हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना, आपने इसका एलसीएम ले लेना है, a और 4a स्क्वायर, a और 4a स्क्वायर, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर, ये 4a स्क्वायर एलसीएम आ गया। a से 4a स्क्वायर को डिवाइड कर दीजिए, फिर उसके बाद क्या करना आपने, a से 4a स्क्वायर को डिवाइड कर देना, तो कितना बन जाएगा, माइनस 4ac। अब 4a स्क्वायर से इसको डिवाइड करो तो 1 बचा, तो b स्क्वायर, ये प्लस का b स्क्वायर माइनस 4ac, ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या करना, स्क्वायर जब भी दूसरी साइड जाता है, जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a है मान लीजिए, तो x की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट a, बाहर प्लस माइनस के साइन आएंगे, ठीक वैसे ही ये स्क्वायर दूसरी साइड गया तो प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ये बना, और 4a स्क्वायर का जो अंडर रूट होगा वो कितना बनेगा, 4 का रूट होता है 2a स्क्वायर का a, ये आ गया। और मेरे पास बन गया x इज इक्वल टू, ये प्लस का है तो यहां पर कितना हो जाएगा, माइनस बी अपॉन 2a, और मेरे पास आ गया माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अब उसके बाद आगे देखो, ये देखो, अब उसके बाद आगे क्या आया आपके पास, x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये वैल्यू आई थी। अब 2a और 2a का एलसीएम 2a आ गया, ऊपर क्या बचा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को सिर्फ क्रैम कर लेते हैं, तो इसको आपने रट्टा नहीं लगाना है, आपने इसको, इसके जो डेरिवेशन है उसको समझना है। मैं फिर से बता देता हूं, सबसे पहले हमने क्या किया था, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी, उसमें जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया जाता है, फिर स्क्वायर वाली टर्म से एक एक्स लिखते हैं, एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ करते हैं, उसका होल स्क्वायर कर देते हैं, फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म लिखते हैं, और ऑलवेज सब्ट्रैक्ट करेंगे हम b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, बाहर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वहां से आपके पास जो है वो x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर जो है वो आपके पास कुछ इस तरीके से बनेगा, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अब रूट को दूसरी साइड ले जाइए तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब प्लस बी अपॉन 2a जो है इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा, और इसका एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा। अब ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू है, इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, और इसको हम डी से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, डी से। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बना, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, और x इक्वल टू माइनस बी अपॉन माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, और ये d जो होगा वो बी स्क्वायर माइनस 4ac
बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होगा। तो ये हमने इसका मेथड सीख लिया। अभी भी किसी को दिक्कत है, नहीं समझाया, तो आप कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हैं मुझे कि यहां पर प्रॉब्लम है, यहां पर समझ नहीं आया है। ठीक है, अब आगे देखो डिस्क्रिमिनेंट। इसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था कि डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या था कि लेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 कोई मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 कोमा ए नॉट इक्वल टू 0, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देन बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो x का कोएफिशिएंट है b, इसका स्क्वायर करें माइनस 4ac, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं इसको? डिस्क्रिमिनेंट, एंड इज नोटेड बाय d, और हम इसको d से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये तो बन गया डिस्क्रिमिनेंट। अब इस डिस्क्रिमिनेंट से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ही पता चल जाता है कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे रहेंगे, मतलब नेचर ऑफ द रूट्स जो होगा वो उस डिस्क्रिमिनेंट से हम पता कर सकते हैं। तो आओ उसका डिस्कस करते हैं अभी। तो नेचर ऑफ रूट्स में क्या रहेगा आपके पास? व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, अगर ये d की वैल्यू जो थी वो 0 से बड़ी आए, 0 से कैसी आए? बड़ी। ठीक है, देन इट हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, दो डिफरेंट रियल रूट्स या डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, दो अलग अलग रियल नंबर में आंसर आएंगे आपके पास x की। कैसी वैल्यू आएंगी? दो अलग अलग रियल नंबर में x की वैल्यू आएंगी। क्लियर हुआ? कब? जब d की वैल्यू 0 से बड़ी है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है। सेकेंड केस क्या बनेगा आपके पास? व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac मींस d इक्वल टू 0, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसे हम d कहते हैं वो 0 के बराबर आ जाए, तो आपके पास क्या बनेगा? जब ये 0 के बराबर आ जाए, देन इट हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, तो उसके पास रियल और इक्वल वैल्यू आएंगी। दो वैल्यू होंगी x की, दोनों बराबर होंगी, क्योंकि d की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, तो अंडर रूट d वाली वैल्यू तो 0 ही आ जाएगी। तो आपके पास कुछ इस तरीके से बनेगा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस 0 अपॉन 2a, ऐसा बनेगा ये। ठीक है, तो देन इट हैज टू रियल एंड इक्वल रूट्स। और थर्ड केस क्या होगा? इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से कम आ जाए, तो आपके पास d की वैल्यू मींस नेगेटिव आ जाए। जब d की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव की वैल्यू चली जाएगी, तो वहां से आपके पास कंप्लेक्स नंबर बनना शुरू हो जाएंगे, इमेजिनरी नंबर। तो ये कंप्लेक्स नंबर करके 11th क्लास में एक चैप्टर है, तो वो हम 11th क्लास में पढ़ेंगे, अभी 10th में इसकी जरूरत नहीं है। तो आपने सिंपली कहना है इट हैज नो रियल रूट्स। क्या कहेंगे? इट हैज नो रियल रूट्स, और उसे सॉल्व भी नहीं करना है। ठीक है, कब? जब डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू 0 से कम आए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट है हमारी जो मेन एक्सरसाइज है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। हमें चेक करके बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या नहीं है। इसमें बड़ा सिंपल से हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन है उस फॉर्म में बना करके देखना है। ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इस फॉर्म में आना चाहिए, कोमा ए नॉट इक्वल टू 0। हाईएस्ट डिग्री जो होगी वो 2 आनी चाहिए। किसकी? x की सबसे बड़ी पावर 2 आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। क्लियर हो गया? तो इसे सॉल्व करना है, तो आप इसे सॉल्व कर भी सकते हैं। इसमें कैलकुलेशन तो कुछ खास होती नहीं है, पर फिर भी मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसकी दे देता हूं। देखिए, फर्स्ट है x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम x माइनस 3। सबसे पहले a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करो। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला अप्लाई करना है आपने यहां पर, इसके ऊपर ये वाला फॉर्मूला लगाओ। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करो 2x माइनस 6। ये आ गया, ये मैंने लिखा भी है, ये देखो। अब यहां से क्या होगा? 2x से 2x क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस का 1 है, उधर माइनस का हो जाएगा, या फिर माइनस 6 को उधर ले आओ तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। यस, ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्यों? क्योंकि ये इस फॉर्म में बनी है 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये फॉर्म में बनी है। a की वैल्यू होगी इसमें 1, b की वैल्यू है इसमें 0 और c कांस्टेंट की वैल्यू इसमें 7 है।
तो ये बन गया द अबव इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0। द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वैसे ही आप हर एक क्वेश्चन को खुद भी ट्राई कर सकते हैं, पेन कॉपी तो आपके पास है ही है। अभी देखो सेकंड वाले को देखिए, बिल्कुल उसी तरीके से है। आपके पास क्या दे रखा है, x² माइनस 2x इक्वल टू -2 टाइम x3 माइनस x, ये आ गया। अब x² माइनस 2x एज इट इज, -2 से मल्टीप्लाई करो -x और माइनस माइनस प्लस 2x। अब x² माइनस यहां पर कितना बन गया, ये माइनस का है प्लस का है, उधर माइनस का होगा तो माइनस के 4x, माइनस का 6 है दूसरी साइड प्लस के 6, ये आ गया आपके पास। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये किस फॉर्म में है, 1 इंटू x² माइनस प्लस -4 इंटू x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू होगी इसमें 1, b की वैल्यू होगी इसमें -4 और c की वैल्यू होगी इसमें, c की वैल्यू है 6। c की वैल्यू कितनी आ गई, 6, ये 6 हो गया ये भी। नेक्स्ट तो हम कहेंगे कि ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके बाद है नेक्स्ट आपके पास क्या है, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। इसको देखिए, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x से x को मल्टीप्लाई किया x² आया, x से 1 को मल्टीप्लाई किया -x, -2 से x को मल्टीप्लाई करो तो माइनस के 2x। ठीक है, ये कुछ अच्छा ये सॉल्व नहीं किया है, ठीक है। या फिर हम इसमें एक फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, क्या, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट अप्लाई किया जा सकता है। किसके बराबर होता है ये, x² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये 9th क्लास में था फुल न्यूमेरिकल चैप्टर में फॉर्मूला, ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो ये आ गया मेरे पास x², a की जगह -2 है, यहां पर -2 आ जाएगा और b की जगह 1 आ जाएगा। तो हमने क्या करना, -2 में 1 ऐड करो तो -1 आया, तो ये बन गया x² माइनस x माइनस 2, -2 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो -2 आ गया। यहां पर ab, यहां भी वही फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, x² प्लस 2x माइनस 3, ये बना आपके पास। अब स्क्वायर वाली टर्म से x² कैंसल, अब ये बना प्लस का 2x है, उसको इस साइड ले आओ तो 3x हो गए, ये माइनस का 2 है इधर प्लस का हो गया तो -1 बचा, तो 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी, ये क्या बनी, लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसमें x² का कोएफिशिएंट कितना होगा, x² का कोएफिशिएंट इसमें 0 आएगा। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक इसी तरीके से ये 4th क्वेश्चन भी वैसे ही करना है, इसमें भी कुछ नहीं है, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए जो आपस में और इनको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, x² माइनस 10x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, क्योंकि x की पावर कितनी है इसमें, 2। अब ये वाला देखिए, 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। अब इसमें भी इससे पहले इसको मल्टीप्लाई करो, 2x² आ गया, फिर 2x से इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, ये माइनस के 7x बन गए प्लस 3। ये डायरेक्ट किया है, आपने इसको एक स्टेप द्वारा से कैलकुलेशन कर लेनी है, या फिर मैं यहां पर कर ही देता हूं कैलकुलेशन। देखिए अगर किसी को समझ नहीं आया, 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। अब देखो इसको यहां से इसको मल्टीप्लाई करो, 2x², 2x से x को मल्टीप्लाई 2x², 2x के साथ 3 को करो, -3 2 जा 6x माइनस x, माइनस माइनस प्लस, और कितना आ गया 3 इज इक्वल टू x² और माइनस के x और प्लस का 5x और यहां से बन गया माइनस के 5। अब इसको x² को इस साइड ले आओ, 2x² में एक x² कम कर दीजिए और x² बचा। अब -6x माइनस x माइनस के 7x और यहां 5x में एक गया तो यहां से बचे प्लस के 4x, तो माइनस के 7x ये हुए और प्लस के 4x यहां पर हुए, तो माइनस के 7 प्लस 4 11x आ गया ये।
अब ये प्लस का 3 है और ये माइनस का 5 है, -5 इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा 5 + 3 8, तो +8 इज इक्वल टू 0। ये आ गया मेरे पास। ये नोट कर सकते हैं, अगर किसी को वहां से समझ नहीं आ रहा यहां से देख लीजिए, ठीक है। पर क्वेश्चन एक एक प्रैक्टिस करना है आपने। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वहां पर फिर आपको क्या होगी, वहां पर आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर आप वीडियो को ऐसे देखते रहेंगे बिना पेन कॉपी लिए, ऐसे ही कान में लीड लगा करके आप देखते रहोगे तो नहीं क्वेश्चन होंगे। पेन कॉपी अपने पास रखिए, साथ साथ में कैलकुलेशन करते चलिए। ये पूरे का पूरा चैप्टर आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और मैं आपको दावे के साथ 100% गारंटी देकर के कहता हूं, दोबारा आपको समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप 1 या 2 बार वीडियो को देखो बस, और बहुत कम टाइम में आपके इस चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। अभी हमने चौथा चैप्टर, 4th चैप्टर चला है और हम लोग जो है वो डेली की डेली एक चैप्टर कर रहे हैं, तो मींस 14 चैप्टर 14 डेज में आपका हो जाएगा। 14 डेज में पूरी 10th क्लास की आपकी जो है वो स्टडी कंप्लीट हो जाएगी मैथ की, ठीक है। और फिर आपको मार्क्स लेने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, ठीक है। पर साथ में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मैथ में मेन फंडा यह है कि जितनी आपकी प्रैक्टिस है उतने ही आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो एग्जाम में आप पीएचडी नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि वहीं पर ही एग्जाम में ही पूरे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा आपसे। तो कोशिश यही करिए कि यहां पर ही करिए, सारे के सारे पेन कॉपी लेकर के एक एक क्वेश्चन को ट्राई करो। हाँ, और अगर बेसिक स्टैंडर्ड में थोड़ा पूरा कई बार रहता है कि क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे जाए, तो आगे पीछे से कुछ खास आता नहीं है। उसमें से क्या होता है, नंबर चेंज हो करके आ जाते हैं, क्वेश्चन का जो मेन कंटेंट है वो बिल्कुल सेम ही रहता है, उसमें कुछ खास चेंजेस नहीं होते, ठीक है। तो उससे भी नहीं अपने दिमाग में एक भ्रम डाल लेना है कि नहीं एग्जाम में क्वेश्चन अलग आएंगे, हम कौन सी बुक फॉलो करेंगे। कुछ नहीं है, ज्यादा एनसीईआरटी बुक फॉलो करो और फिर एक या कोई एक आधा बुक जो है वो 10 ईयर सैंपल पेपर जो है उसको सॉल्व करवाने की हम भी कोशिश करेंगे। और आप भी अगर उसको खुद कर रहे हैं तो उसको सॉल्व करिए, बस वहीं से ही आपका मैक्सिमम डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या है, x² + 3x + 1 और x - 2 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा करके हमारे पास ये बना, और यहां से स्क्वायर वाली टर्म से स्क्वायर कैंसिल है, ये x² से ये x² कैंसिल है, और ये माइनस के 4 इधर प्लस के 7x - 3 बचा आपके पास। तो ये लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक नहीं है। तो हम बोलेंगे ये लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक जो है वो नहीं है। तो ये भी हो गया। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद अगला क्या है, 8th क्वेश्चन देखो। गिवन ये दे रखा है x + 2 होल क्यूब इज इक्वल टू 2 टाइम x² - 1। अब इसमें से फॉर्मूला क्या लगाया, इसमें से फॉर्मूला लगा है हमारे पास a + b होल क्यूब, a + b होल क्यूब किसके बराबर होता है, a³ + b³ + 3ab × a + b, ठीक है। आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इस साइड फॉर्मूला अप्लाई होगा, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास कुछ ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। और इसमें देखो ये जो इक्वेशन है ये x³ हाईएस्ट डिग्री कितनी है इसमें, 3। तो ये जो है वो क्वाड्रेटिक नहीं है। ये कौन सी इक्वेशन हुई, ये हुई हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। क्वेश्चन में पूछा गया था चेक वेदर दीज आर क्वाड्रेटिक और नॉट, तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो ये जो दे रखी है ये क्वाड्रेटिक ना होकर के ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट डिग्री जो है वो 3 है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए ये 8th क्वेश्चन है, इसमें भी वैसा ही है, ये माइनस में दे रखा है, इसको सॉल्व करो। ये आगे आपके पास सॉल्व होकर के ये क्यूब वाली टर्म, ये क्यूब से ये वाली x³ से ये वाला x³ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास स्क्वायर की फॉर्म में टर्म बच जाएगी। हाँ, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कौन सा फॉर्मूला लगा, a - b होल क्यूब, ये फॉर्मूला यहां पर ये देखो, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है आपने, ठीक है। चलो अभी ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है हमारे पास। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में क्या है, देखो इसमें क्वेश्चन में बोला गया है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन है। पीछे क्या था
कि हमारे पास स्टेटमेंट नहीं थी, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इक्वेशंस दे रखी थी, उसको चेक करके बताना था। अब स्टेटमेंट दे रखी है तो स्टेटमेंट को सॉल्व करके बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो स्टेटमेंट से पता करना है। तो ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है हमारे पास, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. अभी तो हमें सिर्फ इक्वेशन ही बनानी है इसकी। क्या बनाना है? इसकी इक्वेशन बनानी है। क्या बोला था हमें? एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। सबसे पहले एक हम रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। ये मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया, ठीक है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया है 528 मीटर स्क्वायर, ये इसका आ गया एरिया। द एंगल ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than twice its breadth। क्या चीज? द लेंथ जो है वो 1 more than है twice its breadth, breadth के twice से। तो मैं मान लेता हूं breadth इसकी x मीटर है। breadth कितनी है? x मीटर है। अब इसकी लेंथ क्या है? लेंथ के लिए क्या बोला? द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than, ये देखो 1 more than twice its breadth। breadth के twice से 1 more है, तो breadth का twice करो, x का twice कितना हुआ? 2x, इससे 1 more, एक ज्यादा, +1, ये आ गई आपके पास लेंथ। एरिया दे रखा था 528 मीटर स्क्वायर, ब्रेड्थ मान ली मैंने x, तो लेंथ कितनी बन गई? 2x + 1 मीटर बन गया। अब सिचुएशन कैसे बनाएंगे? एरिया का रिलेशन दे रखा है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल टू एरिया। लेंथ इंटू ब्रेड्थ करने से क्या निकल आता है? एरिया। अब लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर देंगे, x इंटू 2x + 1 कर देंगे, दैट्स इक्वल टू 528, और उसे सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। समझा गया? बहुत आसान था। फिर से सुनो दोबारा से। क्या बोलता है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट था, वो 528 मीटर स्क्वायर था, उसकी जो लेंथ है वो ब्रेड्थ के ट्वाइस से एक ज्यादा है। तो आप बताओ, बोलता है कि इसकी लेंथ और ब्रेड्थ निकालने के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, वो बतानी थी हमें। तो मान लेते हैं अभी हम, लेट ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू x मीटर। ब्रेड्थ को क्या मान लिया था हमने? x मीटर। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट कितनी बन गई? 2x + 1 मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट्स इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। अब 2x + 1 इंटू x इक्वल टू 528, 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 528। 528 को दूसरी साइड ले जाओ तो आपके पास क्या बनेगा? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। और ये मेरे पास लीनियर इक्वेशन है। सॉल्व नहीं करेंगे अभी, सॉल्व हम आगे करेंगे जब इसमें से प्रॉपर चैनल से। अभी तो हमें सिर्फ ये पूछा था, पर हाँ ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है सॉल्व होने के लिए, ठीक है। तो बाद में इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी कर सकते हैं, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। उसे हम पहले कर चुके हैं ऊपर, तो अभी आगे क्वेश्चन करेंगे तब देखा जाएगा इसको। तो ये आ गया हमारे पास, इक्वेशन पूछी थी इसलिए मैंने इसकी इक्वेशन बना दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। द प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन। दो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव होता है लगातार, वन आफ्टर द अदर। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। दो लगातार कोई पॉजिटिव इंटीजर है, उनका जो प्रोडक्ट आता है वो कितना है? 306 है। तो अब हमें बोलता है कि वो इंटीजर फाइंड करने हैं, उसके लिए इक्वेशन बताओ कि क्या बनेगी। सबसे पहले लगातार है, वन आफ्टर द अदर, तो एक का नाम मैं रख लेता हूं x, तो नेक्स्ट क्या होगा? x + 1। ये दो पॉजिटिव इंटीजर में 1 का गैप होता है, याद रखना। और पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर को ही कहते हैं। एक x है तो दूसरा x + 1, मतलब एक 5 है तो दूसरा 6, एक 10 है तो दूसरा 11, एक 12 है दूसरा 13। x, x + 1 भी 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। ये दो कोई पॉजिटिव इंटीजर आ गए। क्या क्या? x, x + 1 भी 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा कि इन दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट आता है वो 306 है। प्रोडक्ट कितना है? 306 है। ये देखो
x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 306। अब x से मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306। 300 को दूसरी साइड ले जाओ तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 ये बन गई विच इज द रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकली ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल गई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे मेथड से बाद में। आगे देखो, नेक्स्ट में क्या है, हाँ, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मां है वो रोहन से 26 ईयर ओल्डर बड़ी है। रोहन की मां रोहन से 26 ईयर बड़ी है। उसके बाद द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस in years 3 years from now will be 360। the product of their ages 3 years from now will be 3 साल बाद उनकी एजेस का जो प्रोडक्ट है, आज से 3 साल बाद उन दोनों की एजेस का जो प्रोडक्ट होगा वो 360 हो जाएगा। we would like to find the रोहन्स प्रेजेंट एज। अब हम रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी ये बताओ बोलता। ठीक है, उसके लिए प्रेजेंटेशन बतानी है, रिप्रेजेंटेशन इसकी क्या होगी। तो सबसे पहले हम रोहन की एज के बारे में बोला तो हम रोहन की एज को मान लेते हैं। तो मैं मान लेता हूं लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। रोहन की प्रेजेंट एज कितनी मान ली, एक्स। ये रोहन की प्रेजेंट एज एक्स आ गई। प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर, रोहन की मदर की प्रेजेंट एज क्या होगी। देखो रोहन की मदर जो है वो रोहन से 26 ईयर ओल्डर है, बड़ी है। तो रोहन की एक्स है तो उसकी मदर एक्स प्लस 26 होगी। मदर की एज क्या आ गई, x प्लस 26 ईयर्स। ये उसकी मदर की एज आ गई। फिर आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद रोहन की एज और उसकी मदर की एज का जो प्रोडक्ट आता है वो 360 आता है। ठीक, अब आफ्टर 3 ईयर्स एज ऑफ रोहन विल बी, आज x का है तो आफ्टर 3 ईयर्स x प्लस 3 हो गया। उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, आज उसकी मदर कितनी है, x प्लस 26 की है तो आफ्टर 3 ईयर्स क्या हो जाएगी, प्लस 3 और ऐड कर देना होगा, x प्लस 29 ईयर्स। ये मदर की एज आ गई। ये किसकी एज आ गई, उसकी मदर की एज आ गई। ये देखो x प्लस 26 प्लस 3 और x प्लस 29 ईयर हो गया, x प्लस 29 ईयर। ये किसकी एज हो गई, मदर की। x प्लस 26 पहले थी, 3 साल के बाद उसमें 3 साल और ऐड कर देंगे तो ये बनेगी x प्लस 29। क्लियर हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा था कि 3 साल के बाद रोहन और उसके मदर की जो एज है उनका प्रोडक्ट जो है वो 360 है। तो हमें करना कुछ नहीं है, इसमें सीधा डायरेक्ट लिख देना है कि x प्लस 3 ये किसकी एज है, ये है रोहन की आफ्टर 3 इयर्स एज और ये उसकी मदर की एज है आफ्टर 3 इयर्स। इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 360 आता है। इसे मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स प्लस 87 और इसको इधर ले जाओ माइनस 360, ये आ गया। अब आपने क्या करना है, इसमें से 360 में 87 माइनस करो तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0 विच इज द रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम मैथमेटिकली। ये आ गई जो मेन आपको इक्वेशन बनानी थी क्वाड्रेटिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. क्या कहा, a train travels a distance of 480 km. एक ट्रेन जो है वो 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, एक जैसी स्पीड के ऊपर वो ट्रेन जो है वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, 480 किलोमीटर। इफ द स्पीड हैड बीन टेकन, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में 8 किलोमीटर कम कर दी जाए, पर आवर के हिसाब से 8 किलोमीटर कम कर दी जाए, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसे 3 घंटे ज्यादा लग जाते हैं। दोबारा फिर से सुनो कि एक ट्रेन ट्रेवल करती है या एक ट्रेन से ट्रेवल करती बार कितना डिस्टेंस का, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ट्रेन जो है 480 किलोमीटर का डिस्टेंस वो ट्रेन ट्रेवल करती है। ठीक है, अगर उस ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी गई तो वो 3 घंटे ज्यादा लेगी। कितना टाइम ज्यादा लेती है, 3 घंटे ज्यादा लेती है। तो बताओ कि उस ट्रेन की जो स्पीड है वो है कितनी, ये बताना है। तो मान लीजिए स्पीड ऑफ ट्रेन
लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर द डिस्टेंस 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए ट्रेन कितना टाइम लगाएगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 480 अपॉन x, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम। ये मेरे पास क्या आ गया, टाइम। ये किलोमीटर पर आवर नहीं आएगा, आवर्स हैं, ये गलत लिख दिया है, 480 अपॉन x आवर्स, 480 अपॉन x आवर्स, ये टाइम आ गया मेरे पास, ठीक है। अब उसके बाद है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो पुराना टाइम था एक्चुअल में वो टाइम, पहले क्या टाइम था उसका, 480 अपॉन x आवर्स, इतना टाइम वो ट्रेन लगाएगी जब यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जाएगी। पर हुआ क्या, स्पीड कम कर दी, स्पीड क्या कर दी, कम। स्पीड कम करने पर टाइम बढ़ जाता है, स्पीड कम कर दें तो टाइम क्या होगा, वो बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। तो बड़ा कब होगा, जब स्पीड कम होगी तो टाइम बड़ा आएगा। तो जैसे स्पीड उसकी कम हुई तो वो टाइम तो बड़ा हो गया। तो 480 अपॉन स्पीड कितनी कम की, पहले x थी, अब x से कम करके 8 और कम कर दी। ये जो टाइम है ये टाइम बड़ा आएगा, क्योंकि स्पीड कम की तो टाइम बड़ा होता है। और 480 अपॉन x ये पुराना टाइम है, ये नया टाइम बड़ा टाइम है, जो बड़ा हुआ टाइम है वो है, और ये पुराना टाइम है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना बताया उसने, 3 आवर्स, 3 घंटे ज्यादा लगते थे, कि मतलब ये नया टाइम है, ये पुराना टाइम है। तो नया टाइम जो था वो पुराने वाले टाइम से 3 घंटे ज्यादा था। कितना ज्यादा था, 3 आवर्स, ठीक है। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एलसीएम लेंगे, x माइनस 8 और x, इसका एलसीएम ये आ गया आपके पास। अब x से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस 8 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया। अब x 480x ये बन गया, माइनस 480 से x को मल्टीप्लाई करो, ये आया, माइनस माइनस प्लस 480 इंटू 8 कर दीजिए, 3840 आ गया, और इक्वल टू कितना था, 3। अब उसके बाद आपके पास ये वैल्यू आई, इसके बराबर आ गया, और आगे इसकी कैलकुलेशन ये देखिए, आगे इन दोनों को, ये कितना था हमारे पास, ये प्लस का है, ये और ये माइनस, ये कैंसिल हुआ, 3840 ये बचा इस साइड, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x इंटू एक्स माइनस 8 ये आया। अब 3x स्क्वायर माइनस 24x और इसको इस साइड ले आओ, माइनस 3840 ये आ गया मेरे पास। अब इसमें 3 कॉमन ले लीजिए, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 ये आ गया, विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चाहे आप इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, या कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करो, आपके पास क्या हो जाएगा, इसके बाद सीधे x की वैल्यू आ जाएगी, मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन निकल जाएगी। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चले, जो सेकंड एक्सरसाइज है, उसमें क्या है, एक्सरसाइज 4.2। अब इस एक्सरसाइज में क्या है कि हमें फैक्टराइजेशन मेथड से ये क्वेश्चंस हैं हमारे पास, इन्हें सॉल्व करना होगा। फैक्टराइजेशन मेथड जो पॉलिनोमियल में किया था हमने, कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, बस वही चैप्टर है ये, बिल्कुल कुछ खास नहीं है इसमें। आपने मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है और इक्वल टू 0 उसमें बनाना पड़ता था, इसमें इक्वल टू 0 दे रखा होता है, ठीक है। तो मैं भी आपको ये पहले से ही ज्यादा क्लियर होगा, फिर भी मैं फैक्टर करना सिखा दूंगा आपको हल्के फुल्के, जिसको नहीं आते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ये देखो, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। मैं एक क्वेश्चन यहां पर करके बताता हूं आपको। ये आया x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। क्या करना होता है, फैक्टराइजेशन करते कैसे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आया, माइनस 10x स्क्वायर ये आ गया, और ये प्रोडक्ट कितना आया, ये आ गया प्रोडक्ट, और सम कितना चाहिए आपको, माइनस 3x, ये क्या चाहिए, सम। अब आपने ऐसे कोई दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके माइनस 10 आए और प्लस या माइनस करके माइनस के 3 आए। तो हम क्या करेंगे, ये जो माइनस 10 है इसके फैक्टर करेंगे। तो 1 इंटू 10, 2 इंटू 5, और तो कुछ होते नहीं है, 1 इंटू 10, 2 इंटू 5,
ये फैक्टर बने मेरे पास। अब इन दोनों फैक्टर्स में देखो कि किन को आपस में सब्ट्रैक्ट करके -3 आता है या 3 आता है, बाकी साइन तो बाद में एडजस्ट हो जाता है। 3 किसको आता है करके, 10 में से 1 माइनस करो तो 9 आएगा, 10 में 1 ऐड करो 11 आएगा। पहले वाला नहीं है जी, ये वाला तो नहीं है, बात हो गया। अब एक बचा, 5 में 2 माइनस करो तो 3 आ जाएंगे हमारे पास, तो ये वाला फैक्टर हो गया आपके पास। तो आपके पास इसके फैक्टर बने क्या, x² - 3 चाहिए था, मैं लिख रहा हूं माइनस के 5x और प्लस का 2x -10 = 0। ये देखो आ गया। अब -5x में 2x जो है मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो माइनस के 3x आ जाएंगे, और इन दोनों को -5 × 2 करो तो माइनस के 10 आ जाते हैं। ये चाहिए थे मेरे को -10, वो 10 भी आ गए, हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, विच इंप्लाइज हमारे पास यहां से इन दोनों में कॉमन ढूंढो, तो x बाहर आ गया, x - 5, इन दोनों में कॉमन लो, +2, अंदर क्या बचा, x - 5, दैट्स इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज x - 5 यहां भी है, यहां भी है, x - 5 बाहर आ गया आपके पास, अंदर क्या बचा, x + 2 = 0, विच इंप्लाइज या तो x - 5 बचे ये वाला नंबर 0 के बराबर होगा, या फिर x + 2 ये = 0 हुआ। अगर ये 0 हुआ तो यहां से हम लिखेंगे x = 5, और ये 0 हुआ तो x = -2। एक वैल्यू x की -2 आई, एक x की वैल्यू 5 आई, ये मेरे पास दो वैल्यू आ गई। और यही उसने पूछा था कि इसके रूट बताने हैं, तो रूट्स आर 5, -2, रूट्स आर 5, -2। समझ आ गया। देखो अगर किसी को समझ नहीं आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं इसको, ठीक है। चलो अगला करते हैं। वैसे तो ये सारे के सारे सॉल्व किए हुए हैं, आप यहां से भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये पूरा क्वेश्चन उसी तरीके से किया है मैंने, फिर भी मैं यहां साथ साथ में समझा रहा हूं, ठीक है। ये देखो, अब सेकंड वाले को देखो, सेकंड में क्या है, यही उसी तरीके से 2x² + x - 6 = 0। अब आपको 6 और 2 को मल्टीप्लाई करो, -12, तो ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिनको ऐड करके 1 आए और मल्टीप्लाई करके आपके पास -12 आए। तो 4 और -3, 4 में से 3 गए तो प्लस का 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके -12 आ जाएंगे। तो मेरे पास फैक्टर क्या बन गए, ये 4x और -3x। अब इन दो में कॉमन 2x बाहर आ जाएगा, इन दो में कॉमन -3 बाहर आ गया, x + 2 दोनों अंदर फैक्टर बन जाएंगे, x + 2 दोनों में कॉमन है, बाहर लिखिए, अंदर 2x - 3 बच गया। अब दो नंबर्स हैं, इनका प्रोडक्ट 0 कब होता है, या तो पहला नंबर = 0 या दूसरा = 0। अब x + 2 = 0 हुआ तो x की वैल्यू -2 आई, 2x - 3 = 0, तो 2x = किसके बराबर हुआ, 2x = 3 और x = 3/2, तो x की वैल्यू 3/2 यहां से आ गई, हो गया ये। नेक्स्ट, उसके बाद अगला देखिए, ये रूट में है, तो कई बच्चों को रूट में जो है वो प्रॉब्लम रहती है, तो रूट वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं देखो। रूट के लिए भी वही तरीका है, कुछ नया नहीं करना है। ये √2 ये जो है वो √2 ये, और ये नंबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, √2 x² × 5√2 मल्टीप्लाई किया, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, साथ में 5 2 जा 10, ये 10, साथ में x², यहां भी लिख देना x²। तो मेरे पास इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, 10x², मल्टीप्लाई करके क्या आता है, प्रोडक्ट क्या है 10x²। और सम क्या चाहिए, सम चाहिए मुझे 7x, क्या चाहिए 7x। अब फैक्टर तो हमें खुद ही ढूंढना पड़ेंगे, क्या क्या फैक्टर होंगे, 10 के फिर से फैक्टर निकाल दो, 10 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 × 5 और 1 × 10 ये बने। अब 10 में से 1 ऐड या सब्ट्रैक्ट करके तो 7 आता नहीं है,
5 में 2 ऐड करो तो 7 आ जाता है, बस हो गया। तो एक फैक्टर बना आपके पास 5x और दूसरा बना 2x, ये 2 नंबर चाहिए थे, ये 5x और 2x, ये 2 नंबर आ गए। ठीक है, तो हमने क्या किया, √2x² प्लस 5x प्लस 2x, ये और ये आ गए, और यहां पर ये आ गया x, इन दोनों में देखो x कॉमन है, x बाहर आ गया, √2x प्लस 5 प्लस इन दोनों में कॉमन, हाँ यहां देखिए यहां पर थोड़ी सी दिक्कत है, 2x प्लस 5√2, इसमें कॉमन लेती बार बहुत दिक्कत आती है। तो 2 को लिख कैसे सकते हैं, √2 इंटू √2, क्योंकि √2 इंटू √2 2 होता है, साथ में x प्लस 5√2। अब √2 और √2 बाहर कॉमन आ जाएगा, √2 ये कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, √2x प्लस 5, ये फैक्टर बना। तो ये फैक्टर यहां से निकला है, देखना ये देखो, ये फिर भी किसी को समझ आया, √2 से √2 को मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, और ये 5√2 ये बन गया। अब ये नंबर और ये नंबर देखो सेम है, अब ये बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, x प्लस √2, ये आ गया। दो नंबर्स का प्रोडक्ट कब जीरो होता है, या तो पहला नंबर जीरो होगा या दूसरा नंबर जीरो होगा। पहला नंबर जीरो हुआ तो x की वैल्यू ये आएगी, दूसरा नंबर जीरो हुआ तो x की वैल्यू ये आएगी, और ये भी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, (2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले इसे आप लोगों ने एलसीएम ले लेना है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपने एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेंगे, सभी लेंगे, लीजिए जल्दी जल्दी। 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। 8 इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, 8 2 जा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके नीचे क्या आएगा, इसके नीचे आएगा 8। अब 8 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये खत्म हो गया आपके पास, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, आपके पास बचेगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यही मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल गई। अब इसमें क्या करना है, इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। 16 इंटू 1 16 आया, 16 के फैक्टर 4 इंटू 4 16 होता है, -4 में -4 ऐड करो तो -8 आ जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, 4x बाहर आ गया, और यहां इन दोनों में -1 बाहर आ गया। अब 4x - 1 4x - 1 ये आपके पास कॉमन बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 4x - 1। पहले दो नंबर है, इनका प्रोडक्ट 0 है, तो या तो पहले वाला नंबर 0 या दूसरा 0। अगर ये 0 हुआ तो x की वैल्यू 1/4 आ जाएगी, और ये 0 हुआ तो भी x की वैल्यू 1/4 आ जाएगी। तो इसके पास इक्वल रूट है। देखो अगर कहीं प्रॉब्लम है तो। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या है, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। 100x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। 10 10 100 होते हैं, 10 प्लस 10 20, तो माइनस के जाइए, दोनों नेगेटिव कर लीजिए। 10x बाहर कॉमन आ जाएगा, इधर से -1 कॉमन आ जाएगा, ये आ गया आपका 10x - 1 10x - 1। इसको इक्वल टू 0 करोगे, x की वैल्यू 1/10, इसको 0 करोगे, x की वैल्यू 1/10 हो गया। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है ये, बहुत सिंपल से। आप प्रैक्टिस करो तो ये आ जाएंगे समझ। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर मैं क्या बोल सकता हूं, पर प्रैक्टिस तो करना पड़ेगी आपको। देखिए अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम lost 5 marbles each, and the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. ये एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल है, ठीक है। हमने कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है, वैसे एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए, तो आपने ये चिंता नहीं करनी है बुक में कुछ छूटा होगा, सब कुछ हमने कवर किया है इसमें। तो भले वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। तो देखिए, जोहन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। दोनों के पास टोटल कितने मार्बल है, 45 मार्बल। मतलब जोहन और जीवंती दोनों के मार्बल्स को ऐड करें, मार्बल मींस क्या कहते हैं हम, कंचे, ठीक है। हम उन्हें दोनों को ऐड करें 45 बनते हैं, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ मार्बल जोन्स हैज x,
नंबर ऑफ मार्बल जीवंती हैज 45 माइनस एक्स। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला कि बोथ ऑफ देम लोस्ट 5 मार्बल ईच, दोनों ने 5-5 मार्बल हरा दिए, खो दिए, लोस्ट हो गए। ठीक है, तो आपके पास बचे कितने? पहला वाला कौन था? जोन। जोन के पास कितने बच गए? x माइनस 5। और दूसरा कौन सा? जीवंती। जीवंती के पास कितने बचे? 45 माइनस x माइनस 5। उसके पास 45 माइनस x थे, उसमें से भी 5 माइनस कर दीजिए। और उनका प्रोडक्ट कितना बोला हुआ उसने? प्रोडक्ट आता है इसका बोथ ऑफ देम, ये बोला यस, दे हैव नाउ इज 124। The product of the number of marbles they now have is 124. इन दोनों का प्रोडक्ट जो आता है 124 आता है। x माइनस 5, 45 में 5 कम करो, 40 माइनस एक्स इक्वल टू 124। अब इसको मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। और अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करो, 36 9 जा 324 और इन दोनों को ऐड करोगे 45 आ जाएगा। अब इसकी क्या करना? मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई आपके पास। अब मिडिल टर्म स्प्लिट के बाद इसके फैक्टर बना दीजिए, तो इसके सीधे ही फैक्टर बन गए आपके पास। क्या फैक्टर बने? ये आपके पास इसके फैक्टर आ गए। देखो, ये इन दोनों में कॉमन ले लेना x, इन दोनों में कॉमन ले लेना है -9। अब x माइनस 36 यहां भी है, यहां भी है, ये बाहर आ गया x माइनस 9 इक्वल टू 0। इसे भी करो इस फैक्टर को और इस वाले को भी 0 करो। x की वैल्यू या तो 36 होगी या फिर 9 होगी। ठीक है, अब x की वैल्यू मतलब जोहन जो था उसके पास मार्बल या तो 36 होंगे या फिर 9 होंगे। नंबर ऑफ मार्बल जोहन हैज 36। मान लीजिए जोहन के पास 36 मार्बल है, तो नंबर ऑफ मार्बल जीवंती हैज तो 45 माइनस 36 कर दीजिए, तो उसके पास 9 ही मार्बल बचेंगे। अगर जोहन के पास 9 मार्बल है तो जीवंती के पास 36 होंगे। तो या तो जोहन के पास 36 है या जीवंती के पास 36 है, या जोहन के पास 9 है या फिर जीवंती के पास 9 है। एक के पास 9 है तो दूसरे के पास 36 है। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। आगे देखो, a cottage industry produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of the production was rupees 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. एक कॉटेज इंडस्ट्री है, एक छोटा घरेलू उद्योग है, उसमें क्या है? उसमें एक दिन में कुछ एक निश्चित खिलौने बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक खिलौने की कॉस्ट कितनी आती है? बोलता है फाउंड किया गया 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। एक दिन में जितने खिलौने बनते हैं 55 में से उसे माइनस कर दो तो उसके बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, एक पर्टिकुलर डे में कितने खिलौने तैयार हुए, मान लीजिए सपोज x। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक टॉय की कॉस्ट कितनी मान लेते हैं? फिर उसने कहा 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, एक दिन में जितने खिलौने तैयार हुए, कितने तैयार हुए? x तैयार हुए, तो 55 माइनस x कर दीजिए, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय कितना हो गया? 55 माइनस x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला था? क्वेश्चन में यह कहा था कि उन एक पर्टिकुलर डे में उनकी कॉस्ट कितनी आई? 750। तो कॉस्ट कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे? कॉस्ट ऑफ ईच टॉय से। तो x इंटू 55 माइनस एक्स इक्वल टू 750। अब इससे मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस 750, ये आ गया। अब 55 के फैक्टर कर देने हैं आपने, 25 और 30 55 होते हैं और मल्टीप्लाई करो 750 आ गया। अब पहले दो में कॉमन ढूंढो, इन दोनों में x बाहर आ जाएगा, इन दोनों में कॉमन ढूंढो 30 माइनस के बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अब अंदर आपके पास क्या बचा? अंदर बचा आपके पास क्या बचा अंदर? ये देखो x बाहर आ गया तो अंदर बचा x माइनस 25 और इधर भी x माइनस 25, x माइनस 25 ये कॉमन आ गया तो x माइनस 30 अंदर बच गया। अब या तो x माइनस 25 इक्वल टू 0 या x माइनस 30 इक्वल टू 0। x की वैल्यू या तो 25 होगी या फिर 30 होगी। हेंस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ
डे विल बी ईदर 25 और 30। अब हो सकता है उस दिन वो 25 खिलौने तैयार किए हों या फिर 30 तैयार किए हों। ठीक है, अगर कॉस्ट निकालनी है 55 माइनस एक्स कर दीजिए तो उसकी कॉस्ट भी निकल जाएगी। कई बार एग्जाम में कॉस्ट भी पूछ लेते हैं, तो क्या करेंगे 55 में से एक्स को माइनस कर दीजिए, उसकी कॉस्ट भी आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। बोलता है वो दो नंबर निकालो जिनका सम 27 है और प्रोडक्ट 182 है। तो लेट फर्स्ट नंबर x मान लेते हैं, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 27, सम दोनों का सम कितना 27, तो 27 में x कम कर दीजिए, कितना बन गया 27 माइनस x, सेकंड नंबर आ गया आपके पास। ये फर्स्ट है तो ये सेकंड आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था, उन दोनों का प्रोडक्ट x इंटू 27 माइनस x इज इक्वल टू 122, तो ये आ गया x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 122। x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वेशन ऐसी बनेगी x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182, ये बन गई। अब 27 के फैक्टर कर दीजिए, 13 और 14 27 होते हैं, 13 इंटू 14 करो 182 होते हैं, ये आ गया। पहले दो में कॉमन निकालिए, x बाहर आ गया आपके पास, इन दोनों में कॉमन माइनस के 14 बाहर आए तो अंदर x माइनस 13। अब x माइनस 13 दोनों में कॉमन है, बाहर आ गया, अंदर x माइनस 14 बचा। या तो x माइनस 13 जो है वो ये 0 के बराबर होगा या ये वाला नंबर 0 होगा। अगर ये 0 हुआ तो x की वैल्यू 13 हुई और ये 0 हो तो x की वैल्यू 14 हुई। इफ फर्स्ट नंबर इज 13 देन अदर नंबर, एक 13 है पहले वाला, x 13 है तो दूसरा 27 माइनस एक्स करिए 14 होगा। अगर पहले वाला 14 है तो दूसरा 13 होगा। समझ आ गया? तो वो नंबर थे 13 और 14। अब इसमें देखो, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर द सम ऑफ हु स्क्वायर इज 365। फाइंड टू कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार, वन आफ्टर द अदर। कोई दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर हैं, सम ऑफ हु स्क्वायर, उनके स्क्वायर का सम कितना 365 है। अब कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर को कहते हैं, और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, दोज नंबर विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग पर्पस, दैट्स कॉल्ड अ नेचुरल नंबर। अब मैं दो नंबर मान लेता हूं, एक का नाम है x और दूसरे को मान लिया मैंने x प्लस 1, कंसेक्यूटिव है, लगातार है, ठीक है। अब इन दोनों के स्क्वायर का सम, x का स्क्वायर करेंगे प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर, होल स्क्वायर कर देंगे, दैट्स इक्वल टू किसके बराबर आता है 365। ये आ गया, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, ये आ गया x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। अब इसका स्क्वायर ये आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 365। यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बनी, x स्क्वायर प्लस x माइनस 182। अभी इसका किया था 182 13 और 14 को मल्टीप्लाई करके 182 आता है, तो 14 में 13 कम करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 14 और 13 इसके फैक्टर हो गए। अब पहले दो में कॉमन ढूंढिए, इन दोनों में x कॉमन है, अगले वाले में ढूंढो माइनस 13 कॉमन है तो x प्लस 14 अंदर आता जाएगा, तो दो फैक्टर बन गया x प्लस 14 x माइनस 13 इक्वल टू 0। पहले को इक्वल टू 0 पुट करो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 14, दूसरे को इक्वल टू 0 पुट करो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। तो एक हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है, एक हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, पर नेगेटिव वैल्यू तो हम लेंगे नहीं। नेगेटिव वैल्यू क्यों नहीं लेंगे, क्वेश्चन में कहा था वो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है। अब ये कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, इसके लिए क्या करना होगा हमें, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है तो x की वैल्यू नेगेटिव वाली जो है उसको नेग्लेक्ट करना होगा। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। x नॉट इक्वल टू माइनस 14 एज x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। x कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। तो x की वैल्यू क्या हुई 13, x की वैल्यू क्या हुई 13। अब फर्स्ट नंबर मेरे पास क्या था x, तो उसकी वैल्यू 13 आ गई। अब अगले वाला कंसेक्यूटिव क्या होगा उसका, वो होगा x प्लस 1, मतलब 13 प्लस 1 14। हेंस टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर विल बी 13 एंड 14। तो वो दो लगातार कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या थे 13 एंड 14। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या कहा है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड अदर टू साइड्स। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर। एक कोई राइट ट्राइंगल है, उसका एल्टीट्यूड कितना दे रखा है
बोलता 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, छोटा है। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, तो उसकी हाइपोटेन्यूज कितनी है 13 सेंटीमीटर। हम यहां पर एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ये बन गया मेरे पास। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, उसके बेस से कितना कम है। मान लीजिए बेस को मैंने मान लिया x सेंटीमीटर, बेस कितना माना x सेंटीमीटर। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस, 7 सेंटीमीटर लेस है, छोटा है, तो x माइनस 7 इसका एल्टीट्यूड हो गया, ये सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज कितनी है 13। आप वैसे भी कर सकते हैं इसको, ये बन गया आपके पास मे बी 12 का स्क्वायर, एक ये 12 होगा तो ये वाला फिर 5 आ जाएगा। 12 का स्क्वायर 144 होता है, प्लस यहां से 12 में से 7 गए तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, और ये आ गया 169, और ये 13 के बराबर आ गया, 13 के स्क्वायर के बराबर। तो ये वाली वैल्यू में भी 12 होगी और ये वाली 5 होगी। आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर एमसीक्यू में आता है, पर क्वेश्चन में है तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। जो अभी यहां कर रहा हूं वो यहां पर करके देख लेते हैं, थोड़ा लेंथी लिख करके। ठीक है, सबसे पहले बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज क्या था आपका 13 हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये बेस है, इस बेस का स्क्वायर और इस परपेंडिकुलर का स्क्वायर करिए, x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 होल स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 13 स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x दैट्स इक्वल टू 169, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120, और यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, ये आया। अब आपने फैक्टर करने हैं, 12 में 5 कम करो 7 बचेंगे, 12 5 जा 60, 12 और 5 फैक्टर बन गए। माइनस का 7 चाहिए, 12 नेगेटिव कर दो, तो इन दोनों में कॉमन ढूंढिए x, इन दोनों में कॉमन ढूंढिए 5, तो x बाहर आया x माइनस 12, इन दोनों में 5 बाहर आ गया x माइनस 12। अब x माइनस 12 x प्लस 5, ये दो फैक्टर बन गए। दो फैक्टर हैं, इनका प्रोडक्ट, दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 कब होता है, या तो पहला नंबर 0 होगा या दूसरा नंबर 0 होगा। तो अगर पहला नंबर 0 हुआ, अगर फर्स्ट नंबर 0 हुआ तो x माइनस 12 इक्वल टू 0, अगर सेकंड 0 हुआ तो x प्लस 5 इक्वल टू 0। अगर ये 0 तो x की वैल्यू कितनी आई इससे 12, और x इक्वल टू ये 0 हो तो x की वैल्यू माइनस 5। एज लेंथ ब्रेड्थ हाइट कैन नॉट बी नेगेटिव, ये तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकती लेंथ ब्रेड्थ हाइट, तो x की वैल्यू माइनस 5 नहीं हो सकती, याद रखना इस बात को। तो x की वैल्यू कितनी हुई 12, ये मैंने पहले भी निकाला था, x की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो आप कह सकते हैं द बेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूज इज ऑल्सो 13 एंड परपेंडिकुलर विल बी कितना बन जाएगा आपके पास 12 माइनस 7 करिए 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 सेंटीमीटर आपके पास क्या आ गया, इसका एल्टीट्यूड। नेक्स्ट देखिए, a cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. द कॉटेज इंडस्ट्री, एक कोई घरेलू उद्योग है, वो सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं वो, ठीक है, वो आर्टिकल खिलौने टाइप के कुछ भी आर्टिकल उसका सामान बना रहे हैं वो। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक पर्टिकुलर डे में ये चीज ऑब्जर्व की गई, क्या की गई, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन द ट्वाइस नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। एक दिन में जितने खिलौने बनते हैं उसके ट्वाइस से 3 ज्यादा है, क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक आर्टिकल की कितनी कॉस्ट आती है, जितने खिलौने एक दिन में तैयार किए जाते हैं उसके ट्वाइस से 3 मोर, 3 ज्यादा। मान लीजिए कि टोटल कितने आर्टिकल तैयार किए जाते हैं, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ पर्टिकुलर डे, सपोज एक्स, कितने x मान लेते हैं कि एक दिन में x टॉयज जो है वो तैयार किए जाते हैं, तो कॉस्ट कितनी हुई, ट्वाइस से 3 ज्यादा, तो 2x प्लस 3 हो गया। ये देखो ना, ट्वाइस, 3 मोर देन इट्स ट्वाइस, कहां गया, ये देखो 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर जो जितने खिलौने तैयार किए जाते हैं उसके ट्वाइस से 3 ज्यादा, तो ट्वाइस 2x हुआ प्लस 3, ये कॉस्ट आ गई। अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज, उस दिन कितनी टोटल कॉस्ट आई थी, रुपीज 90, कहां लिखा है रुपीज 90, ये देखो रुपीज 90 उस दिन टॉयज की कॉस्ट थी।
ठीक है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन अ पर्टिकुलर डे एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल दैट्स इक्वल टू टोटल कॉस्ट। तो x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू 90, मल्टीप्लाई करो 2x स्क्वेयर प्लस कितना हो गया 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब उसके बाद क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म इसकी स्प्लिट कर दीजिए, फैक्टर कर दीजिए, तो आपके पास क्या बनेगा, इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट करो, हाँ ये बन गया मेरे पास 2x के 90 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो आप इसके फैक्टर कर सकते हो, ठीक है। 90 इंटू 2 180, 15 12 जा 180, 15 में से 12 गए 3 आ गया आपके पास, ठीक है, ठीक है। प्लस का चाहिए, 15 को प्लस का कर दिए, 12 को माइनस का कर दीजिए। अब इन दोनों में कॉमन ढूंढिए, x है, इन दोनों में कॉमन ढूंढिए -6 है, x बाहर आ गया 2x प्लस 5, -6 बाहर आ गया 2x प्लस 15, यहां पर कितना 2x प्लस 5। अब ये 2x प्लस 15 और x माइनस 6 इक्वल टू 0, दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, या तो पहला नंबर 0 होगा या सेकंड 0, पहला 0 हुआ तो x की वैल्यू -15/2 आ गई, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, एज द नंबर ऑफ आर्टिकल कैन ओनली बी अ पॉजिटिव इंटीग्रल, पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है उसकी नंबर ऑफ आर्टिकल पॉजिटिव इंटीजर में, तो ये तो पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर में आ ही नहीं रहा। तो x इक्वल टू 6, मतलब उस दिन कितने टॉयज तैयार किए जाते थे, कितने आर्टिकल तैयार किए जाते थे 6। अब कॉस्ट कितनी होगी, ट्वाइस में 3 ज्यादा, तो 2 इंटू 6 प्लस 3 कितना बन गया 6 2 12 प्लस 3 दैट्स इक्वल टू 15। कॉस्ट कितनी थी 15 रुपीज, 15 रुपए थी कॉस्ट एक आर्टिकल की, कितनी थी एक आर्टिकल की कॉस्ट 15 रुपए। टोटल कितने खिलौने तैयार किए गए 6, और उस दिन पर्टिकुलर डे में कितने बने थे 90 रुपीज बने, 15 6 जा 90, तो ये आपके पास कॉस्ट आ गई। नेक्स्ट डिस्क्रिमिनेंट, अब चलते हैं हम अगले टॉपिक पे, डिस्क्रिमिनेंट। जैसे इसको पहले भी डिस्कस कर किया हमने स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में क्या था कि लेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 कोमा a नॉट इक्वल टू 0 बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देन b स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड अ डिस्क्रिमिनेंट एंड इज नोटेड बाय d। तो डिस्क्रिमिनेंट को इसको किससे डिनोट करते हैं हम, d से। क्या किसके बराबर होता है d, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब डिस्क्रिमिनेंट से हम क्या चीज फाइंड आउट कर सकते हैं, नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स कैसे होंगे। तो रूट्स कैसे होंगे, सबसे पहला क्या होगा, d 0 से बड़ा हो सकता है, d जो है वो 0 के इक्वल हो सकता है, या d की वैल्यू 0 से कम हो सकती है। अभी इसी वीडियो में हमने पहले स्टार्टिंग में ये चीज डिस्कस की है, तो बार बार बताने की वैसे जरूरत नहीं है, फिर भी अभी आगे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, इसलिए मैं दोबारा फिर से आपको रिमाइंड करवा रहा हूं। तो b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 देन इट हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब देन इट हैज टू रियल एंड डिस्टिंक्ट मींस डिफरेंट रूट्स। सेकंड क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 देन इट हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। इफ b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 देन इट हैज नो रियल रूट्स। आप सॉल्व नहीं करेंगे, आपने वही सॉल्व करना है व्हेन b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 और b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, हम इसी को सॉल्व करेंगे। और डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, दैट्स कॉल्ड अ डिस्क्रिमिनेंट। ये देखिए, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज क्या है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें नेचर ऑफ रूट्स पता करना है इसका। नेचर ऑफ रूट्स मतलब d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उससे पता लगेगा कि इसके नेचर ऑफ रूट्स कैसे हैं। आगे बोलता है इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर उसमें d की वैल्यू 0 से बड़ी या d की वैल्यू 0 के इक्वल आती है तो फाइंड देम, तो उसमें से फिर x की वैल्यू फाइंड करनी है। जब d की वैल्यू मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आएगा तो फाइंड नहीं करना, उसको छोड़ देना भाई। ठीक हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, सेकंड ये दे रखा है, थर्ड ये दे रखा है। वन बाय वन इनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ये आ गया मेरे पास, क्या है देखो, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, कंपेयरिंग द इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 कॉमा a नॉट इक्वल टू 0। इसके साथ कंपेयर करो, a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 5। आगे abc, d की वैल्यू किसके बराबर होती है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू पुट करो -3 स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 2 इंटू 5 दैट्स इक्वल टू 9 माइनस 40, और ये बन गया -31 लेस देन 0। d की वैल्यू क्या है 0 से कम, d की वैल्यू कैसे है 0 से कम, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 देन इट हैज नो रियल रूट।
इसके पास कोई रियल रूट नहीं है, हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसे छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि उसने बोला कब सॉल्व करेंगे, जब उसके पास रियल रूट होंगे, तो ये रियल नहीं है, इससे कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे। सेकेंड देखो 3x² माइनस 4√3x+4 इक्वल टू 0। अब इसको भी कंपेयर करेंगे किसके साथ, x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी रहेगी, जल्दी जल्दी देखो, 3, b की वैल्यू -4√3, c की वैल्यू 4, और d डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है, b² माइनस 4ac, किसकी वैल्यू है, d की। अब हमें क्या निकालना है, d, b² माइनस 4ac, b की वैल्यू पुट करो -4√3 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 4, तो 4 4 जा, कई बार ये वाला नंबर सॉल्व नहीं करने आता। देखो मैं यहां साइड में कर देता हूं, -4√3 होल स्क्वायर, क्या मतलब है इसका, दो बार लिखना है इसको, -4√3 इंटू -4√3, ये देखो ये लिख दिया, माइनस माइनस प्लस, तो ये तो हो गया प्लस, 4 4 जा 16, ये 16, √3 इंटू √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, ये आ गया, 16 3 जा 48, ये आ गया मेरे पास 48, और इधर से 4 4 जा 16 3 जा 48, 48 माइनस 48 इक्वल टू 0। आपके पास b² माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ गई, 0। देन इट हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, देन इट हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। इसके पास कैसे रूट है, रियल और इक्वल रूट। अब रियल और इक्वल रूट है तो भाई x की वैल्यू निकालना पड़ेगी हमें, ठीक है, इसमें तो निकालेंगे वैल्यू। पिछले में क्या था, पिछले में नो रियल रूट्स था, इसमें आए गए हैं रियल रूट, तो सॉल्व कर देंगे। अब देखिए x की वैल्यू थी क्या, x की वैल्यू थी x इक्वल टू, x की वैल्यू थी मेरे पास -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, ये थी वैल्यू मेरे पास। अब d की वैल्यू कितनी निकली, 0, तो x क्या बचा मेरे पास, -b प्लस माइनस d की जगह 0 आ जाएगा, 0 का रूट 0 होता है, अपॉन 2a, तो इसको मैं दो बार लिख सकता हूं, ये जो x की वैल्यू आई दो बार, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 0 ऐड करे या सब्ट्रैक्ट करे सेम ही नंबर आएगा, तो मैं सिर्फ फिर यही लिख सकता हूं कि x की वैल्यू क्या बन गई, -b अपॉन 2a, -b अपॉन 2a, ये दो बार यही वैल्यू आ जाएगी। तो सिंपल वैल्यू डाल दीजिए, -b अपॉन 2a यही निकालना है, -b की वैल्यू ये रखी, 2 इंटू a 3 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हुआ 4√3 अपॉन 6। अब इसको कैंसिल करो, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 2√3 अपॉन 3। अब चाहो आप तो इसको और सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इतना छोड़ना तो इतना छोड़ दीजिए, और इसमें से √3 जो है वो √3 का स्क्वायर हुआ, √3 से √3 कैंसिल हुआ, 2 अपॉन √3, ये भी आंसर हो सकता है, और ये वाला भी आंसर रख सकते हैं, कोई भी आंसर रख लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है, कोई भी गलत नहीं है। तो रूट्स क्या आ गए आपके पास, 2 अपॉन √3 एंड 2 अपॉन √3, दो आ गए इसके। नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट वाले में क्या है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, कंपेयरिंग द इक्वेशंस विद x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और इससे क्या मिला, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू 3, d की वैल्यू निकालो, b² माइनस 4ac, जल्दी जल्दी करिए इसको, -6 का स्क्वायर कर दीजिए, -4 इंटू 2 इंटू 3, 36 माइनस 24, कितना बचा 12, ग्रेटर देन 0 है 12, ठीक है। देन इट हैज रियल एंड डिफरेंट रूट्स, इसके पास रियल नंबर में आंसर आएगा, x की वैल्यू रियल नंबर्स होंगी, अलग अलग होंगी, ठीक है। तो लगाइए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्या था, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, b की वैल्यू कितनी है -6, तो -b प्लस के 6 हो गए, ठीक है। उसके बाद d कितना निकला 12 की वैल्यू डालो, 2a 2 इंटू a कितना था 2, तो ये कितना बन गया माइनस माइनस प्लस, और इसको मैं सॉल्व कर देता हूं यहां पर, ये देखो 6 प्लस √12 प्लस माइनस अपॉन 4। अब इसको कैसे लिखेंगे, 6 प्लस माइनस 12 के लिए 2√3, जिसको √12 नहीं निकालने आता वो देखो यहां पर, √12 इक्वल टू √2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12, ये 2 का पेयर बाहर हो गया, 2√3 ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो √12 कितना 2√3 अपॉन 4, 2 कॉमन ले लीजिए, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, 2 बाहर आ गया, 3 प्लस माइनस √3 ये आ गया अपॉन 4। अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, x की वैल्यू आई x इक्वल टू, यहां लिख देते हैं, x इक्वल टू क्या आया आपके पास 3
प्लस माइनस √3/2 ये वैल्यू आ गई। एक बार प्लस में लिख लीजिए, एक बार माइनस में लिखिए। ये मैंने प्लस में लिख दी, ये माइनस में लिख दी। हो गया, समझ आ गया। चलो आगे से करो प्रैक्टिस। अगला देखिए, आज देखिए हमने चैप्टर पूरा एंड कर दिया इसका, आज ही शुरू किया आज ही एंड हो गया। तो आप साथ साथ में तैयारी करिए, मेरी बात पर यकीन मानिए, 14 डेज में ही हम कंप्लीट करेंगे। 14-15 डेज में ये सारा कंप्लीट हो जाएगा, पूरी एनसीईआरटी। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। अब बोलता है कि इसमें के की वैल्यू निकालो जबकि इट हैज, क्या बोला, दे हैव टू इक्वल रूट्स। इसके पास कैसे रूट है? इक्वल रूट्स। इक्वल रूट कब होते हैं? जब d की वैल्यू 0 होती है, मतलब b² - 4ac = 0 है तो इक्वल रूट्स बनते हैं। बस मेरे को यहां से समझ आ गया, ये मेरे पास इक्वेशन थी। अब मैं यहां से क्या करूंगा? b² - 4ac = 0 करूंगा। ये देखिए क्वेश्चन, 2x² + kx + 3 = 0। कंपेयर कर दीजिए x² + bx + c = 0 से। a की वैल्यू 2, v की वैल्यू k, c की वैल्यू 3, तो d की वैल्यू 0, b² - 4ac कितना आ गया? 0। तो b की जगह क्या है? k² - 4ac, 4 × 2 × 3, तो कितना बना? k² - 24, तो k² कितना आ गया? 24। तो k की वैल्यू क्या हुई? प्लस माइनस स्क्वायर दूसरी साइड जाकर के रूट बनता है, तो √24 दैट्स इक्वल टू प्लस माइनस √24 के फैक्टर निकाल दीजिए। 2 × 2 × 2 × 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, ये पेयर बाहर आ गया। तो आपके पास क्या बना? प्लस माइनस 2√6, ये के की वैल्यू आई। ये देखो, हो गया। चलो अगले पे, ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इसका ध्यान से करना है, ऐसा एक क्वेश्चन जरूर आएगा। नेक्स्ट, बिल्कुल उसी की तरह है। क्या करना है इसमें भी? kx से पहले मल्टीप्लाई कर दो, kx² - 2kx + 6 = 0। कंपेयरिंग द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या है? ax² + bx + c = 0। वी गेट a की वैल्यू k, v = -2k, c = 6। Since it has real and equal roots, it means d = 0, means b² - 4ac = 0. So we have 4k² - 24k, क्या बन गया? 4k² - 24k = 0। अब इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, 4k बाहर आ गया, k - 6 ये बचा आपके पास। या तो 4k = 0 होगा या k - 6 0 होगा। अगर 4k = 0 हुआ तो k की वैल्यू 0 आ गई, और k की वैल्यू यहां पर क्या है? k - 6 0 हुआ, k - 6 = 0, तो k = कितना आ गया आपके पास? k = 6। k की वैल्यू क्या आ गई? 6, और एक k की वैल्यू 0 है, एक k की वैल्यू 6। पर अब हम देखेंगे इसमें, अगर k की वैल्यू 0 है तो यहां पर पुट करो k की वैल्यू 0, 0 × समथिंग, सब 0 हो जाएगा। 6 = 0, स्टेटमेंट गलत हो गया, 6 0 के बराबर नहीं होता, इसलिए k की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो k की वैल्यू कितनी आएगी? 6। करेक्ट आंसर क्या है इसका? k की वैल्यू 6। देखिए आगे, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? If so, find its length and breadth. बोलता है कि एक मैंगो ग्रोव है, मैंगो आम की नर्सरी का कोई एरिया होगा, उसमें क्या है कि बोलता whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square. पहले एक मैं रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बना लेता हूं। ये मैंने रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बना लिया, ठीक है, और इसका एरिया कितना दे रखा है? 800 मीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया। बोलता हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, हुज लेंथ इज ट्वाइस, ब्रेथ को मैंने x मीटर माना तो ये ट्वाइस है, तो 2x हो गया। सिंपल सी बात है। अब एरिया कितना है? 800, तो लेट ब्रेथ ऑफ द मैंगो ग्रोव x मीटर, लेंथ कितनी बन गई? डबल है, ट्वाइस है, 2x हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना बनेगा? x इंटू 2x, x इंटू 2x = 800। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 कॉमन बाहर ले लीजिए, 2 0 के पास चला जाएगा, x² - 400 = 0। अब इसको कंपेयर कर दीजिए, किसके साथ कंपेयर करेंगे इसको? ax² + bx + c = 0 के साथ इसको कंपेयर करो, तो आपके पास क्या निकलेगा? a की वैल्यू कितनी है इसमें? 1। b की वैल्यू कितनी है? देखो b वाली टर्म है नहीं है इसमें, तो b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 400, d कितना बना? b² - 4ac, 0² - 4 × 1 × -400, 1600,
बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, देयरफॉर इट हैज रियल एंड डिफरेंट रूट्स। सो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल 0, एक्स स्क्वायर इक्वल 400, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 20, x इक्वल टू प्लस माइनस 20, बट x नॉट इक्वल टू माइनस 20, लेंथ ब्रेड्थ हाइट कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आई 20, प्लस वाली आ जाएगी, नेगेटिव वाली नहीं लेंगे। तो x क्या माना था मैंने, ब्रेड्थ कितनी है 20, और लेंथ कितनी है इसकी डबल, 20 के डबल 40। तो ये आपका जो मैंगो ग्रोव था उसकी लेंथ 40 है और ब्रेड्थ कितनी है 20। नेक्स्ट देखिए, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इज इफ सो डिटर्मिन देयर प्रेजेंट एजेस, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years, 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर वाज 48। ठीक है, क्या बोलता है कि यह सिचुएशन क्या पॉसिबल है, अगर है तो आपने क्या करना, उनकी प्रेजेंट एजेस बतानी है। सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20, दो फ्रेंड है उनकी एज का प्रोडक्ट कितना है 20, 4 years ago 4 साल पहले क्या था, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वाज 48, 4 साल पहले उनकी एज का प्रोडक्ट कितना था 48 था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रेजेंट एज वन फ्रेंड जो फर्स्ट फ्रेंड है उसकी एज x मान लेते हैं, सेकंड अदर फ्रेंड जो है उसकी 20 माइनस x, क्योंकि दोनों की एज का सम 20, एक फ्रेंड की एज x मान लेते हैं तो दूसरे की 20 माइनस x। 4 years ago, तो 4 years ago पहले की एज क्या हो जाएगी, पहले की एज हो जाएगी, अभी आज फ्रंट में कितनी है x, 4 years ago कितनी हो जाएगी x माइनस 4, दूसरे की एज क्या है 20 माइनस x, 4 years ago कितनी हो जाएगी 20 माइनस x माइनस 4, उसे 4 कम कर दीजिए तो 16 माइनस x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था क्या, x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x, इसको मल्टीप्लाई करके 48 आता था। सॉल्व कर दीजिए इसे क्या कर देना है, सॉल्व करो इस इक्वेशन को, क्या करना है इसे सॉल्व करो। ये देखो, ये हमने इसे सॉल्व किया, देखो इसको सॉल्व किया, 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इक्वल टू 48। अब इसके बाद मेरे पास ये एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 ये आ गया, कंपेयर करो इसके साथ, ये आ गया, d की वैल्यू निकालेंगे, d की वैल्यू क्या बनी आपके पास, d b स्क्वायर माइनस 4ac, ये बन गया माइनस 20 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 112, ये आ गया। अब 400 माइनस 448 माइनस 48 लेस देन 0, डी की वैल्यू 0 से क्या आ रही है, कम आ रही है, देयरफॉर इट हैज नो रियल रूट्स, ये सिचुएशन होल्ड नहीं करती है। ठीक है, देयरफॉर इट हैज नो रियल रूट, हेंस कंडीशन डज नॉट एग्जिस्ट। ये जो उसने बात कही थी ये होल्ड नहीं हो रही है, क्या कि दोनों के एज का सम 20 है और 4 years ago उनकी एज का प्रोडक्ट कितना बनता था, उनकी एज का प्रोडक्ट जो था 48 बनता था, ये गलत बोल रहा है। और अब लास्ट क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 एंड एन एरिया ऑफ 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। क्या कहा कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क, क्या बोलता है ये पॉसिबल है एक रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80, ये एक मैंने रेक्टेंगुलर पार्क बना लिया। ठीक है, इसका पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर का मतलब है इन चारों से लेंथ जितनी दे रखी है उसकी कंप्लीट जो सम बनेगा वो 80 है। मान लीजिए ये x है और ये भी x है, ये भी सॉरी ये y है और ये x हुआ, ये भी x हुआ, ये y हुआ, तो 2x प्लस 2y ये पेरीमीटर बना और ये किसके बराबर आया 80 के बराबर। 2 बाहर ले लीजिए तो x प्लस वाई किसके बराबर हुआ 80/2, 2 से इसको कैंसिल 40, तो x प्लस वाई इक्वल टू 40, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ का सम कितना आ गया, लेंथ और ब्रेड्थ का सम आ गया 40, लेंथ और ब्रेड्थ का सम कितना आ गया 40। अब मैं क्या करता हूं, मैं मान लेता हूं लेट लेंथ इक्वल टू x, मैंने लेंथ कितनी मान ली, लेंथ मैंने मान ली x, लेंथ कितनी मानी x, तो पेरीमीटर कितना था 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेड्थ इक्वल टू 80, तो x प्लस 2 से 80 को कैंसिल करिए 40 आया, तो x प्लस ब्रेड्थ कितना बन गया 40, तो ब्रेड्थ कितनी आई 40 माइनस x, क्योंकि सम क्या था दोनों का लेंथ और ब्रेड्थ का 40, अगर लेंथ x है तो ब्रेड्थ कितनी हुई 40 माइनस x, ब्रेड्थ ऑफ द पार्क 40 माइनस x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा उसने, उसका एरिया कितना आता है, एरिया है 400 मीटर स्क्वायर, ये एरिया 400 मीटर स्क्वायर है, एरिया कितना है, एरिया 400 मीटर स्क्वायर। अब हम करेंगे क्या,
लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल टू एरिया, x इंटू 40 माइनस एक्स दैट्स इक्वल टू 400, ये 400 आ गया। अब यहां से देखो 40x माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 400। अब आपके पास यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वेयर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कर दीजिए, माइनस 20x प्लस 400, ये आ गया x माइनस 20 x माइनस 20, ये दो फैक्टर आ गए, इक्वल टू 0 कर दो इन फैक्टर को, तो यहां से x की वैल्यू एक भी 20 दूसरी भी 20, तो लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू 20 मीटर और ब्रेड्थ ऑफ आर्क कितनी 40 माइनस x करोगे तो वो कितनी आ जाएगी, 40 माइनस x करो 40 माइनस 20 तो वो भी 20, तो लेंथ भी 20 ब्रेड्थ भी 20। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो इक्वल है। द पार्क इज इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर विच इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल, पार्क जो है वो स्क्वायर की शेप में है और जो स्क्वायर होते हैं वो रेक्टेंगल भी होते हैं। इसके साथ ही ये चैप्टर मैं एंड कर रहा हूं, पर होप और कि आपको ये चैप्टर समझ आ गया हो, और अगर किसी को कहीं पर समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप डालिए, मैं दोबारा फिर से वीडियो बना करके आपको बता दूंगा। और सबसे बड़ी बात कि लाइक और सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना है। अगर अभी तक भी पूरा वीडियो देखने के बाद भी नहीं किया है तो बहुत शर्म की बात है। तो एक बार आपने लाइक भी करना हर एक वीडियो को और सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। और कमेंट में जरूर लिखिए कि जैसा भी आपको समझ आया है, कम आया है, ज्यादा आया, आप जरूर लिखिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। तो आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले चैप्टर में मिलेंगे, थैंक यू।